This conference will now be recorded. Hello, am I audible? Yes, sir. So today I am going to start multi-threading. एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अगर आप बात करोगे बच्चे, इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपके बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो मल्टीटास्किंग मीन्स एक साथ परफॉर्म करना। मल्टीटास्किंग मीन परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। जितने भी दुनिया में सर्वर्स होते हैं बच्चे, जैसे फेसबुक का सर्वर होगा, है ना, व्हाट्सएप का सर्वर होगा, जितने सर्वर होते हैं, जैसे गोटू मीटिंग का भी तो एक क्या होगा, सर्वर होगा। जितने सर्वर होते हैं सभी क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। जितने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए इट इज वन ऑफ द वे, बट मल्टी-थ्रेडिंग। अगर मैंने बोला वन ऑफ द वे, इसका मतलब और भी तरीका होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, मल्टी-थ्रेडिंग, राइट। इट इज वन ऑफ द वे टू अचीव व्हाट, मल्टी-टास्किंग। बच्चे, मल्टी-थ्रेडिंग इज वन ऑफ द वे टू अचीव मल्टी-टास्क, है ना। एक और है, दूसरा भी पूछ सकते हैं, दूसरा कौन सा है, तो आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग। अनदर वे कौन सा है, मल्टी प्रोसेसिंग। दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मल्टी थ्रेडिंग हमारा लाइट वेट होता है और मल्टी प्रोसेसिंग हेवी वेट होता है, क्योंकि उसमें थ्रेड, इसमें थ्रेड बनते हैं और इसमें प्रोसेस बनता है। प्रोसेस हमारा मेमोरी में सेपरेट एरिया स्पेस ऑक्युपाई करता है, अच्छा बच्चा, और थ्रेड हमारा जो होता है सेम स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो थ्रेड लाइट वेट होता है। थ्रेड कहते हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। थ्रेड इज व्हाट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, यानी सबसे छोटा यूनिट वही माना जाता है रन वाला। हर थ्रेड को आप एक स्मॉल प्रोग्राम मान सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द वे टू अचीव मल्टी टास्किंग। ये टॉपिक सिर्फ नॉलेज के लिए आगे चल के कहीं इंप्लीमेंट नहीं करना होगा, लेकिन हमारे मैक्सिमम एप्लीकेशन अगर मैं आपको शो करूं, जैसे हियर आई हैव बिल्ट सो मेनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दीज आर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये जो स्नेक वाला एप्लीकेशन मैं रन करा रहा हूँ, ये पूरा मल्टी थ्रेडिंग पे बेस्ड है। इसमें कंप्लीटली क्या है, मल्टी टास्किंग है, मल्टीटास्किंग है। ये एप्लीकेशन में देखिएगा साउंड भी जनरेट हो रहा है, और आपका ये स्नेक जो है इधर उधर दो दो डायरेक्शन में एक साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। साउंड भी जनरेट हो रहा है, ऊपर स्कोर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और स्पीड भी इसकी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये अगर मैं की ना प्रेस करूं तो ये अपने आप क्या करेगा, मूव करेगा। और ये किसकी वजह से अचीव हुआ है, मल्टी टास्किंग, ठीक है। ये मल्टी टास्किंग के एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा ये टेट्रिस का एप्लीकेशन बना हुआ है, ये भी कंप्लीटली बच्चा मल्टी टास्क थ्रेडिंग पे बेस्ड है। देखिए मूव, नीचे मूव भी करा और रोटेट भी हो रहा है। की हेल्प से मैंने क्या किया, इसे रोटेट कराया, और ये जो पीस है ये ग्राफिक्स से बना हुआ है, ये नीचे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट, मल्टीटास्क, है ना। मल्टीटास्किंग
मतलब ज्यादातर दिखेंगे एप्लीकेशंस में आपको मिलेगा। तो मल्टीटास्किंग अचीव करने का एक तरीका क्या है? मल्टी थ्रेडिंग, है ना। मल्टीटास्किंग मींस परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क या ऑपरेशन कह लीजिए साइमल्टेनियसली, एक साथ एक से ज्यादा बच्चा ऑपरेशन या टास्क का परफॉर्म करना इज व्हाट मल्टी टास्क, है ना। रियल लाइफ में हमारे ढेर सारे काम होते हैं जिसमें मल्टी टास्किंग होती है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चा, मल्टी टास्किंग कभी भी ट्रू नहीं होती है। बीच में एक्चुअली टास्क के बीच में शेड्यूलिंग होती है, राउंड रॉबिन, अलग अलग शेड्यूलिंग के तरीके होते हैं, उन्हीं में से क्या है राउंड रॉबिन है। तो मल्टीटास्किंग कभी भी ट्रू नहीं होगी, रिमेंबर। कभी भी ट्रू नहीं हो सकती मल्टीटास्किंग। अंदर क्या होगा, अगर 5 टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं बच्चा, तो पांचों के बीच में ओएस क्या कर देता है शेड्यूलिंग, यानी कुछ मिली सेकंड तक पहले टास्क का एग्जीक्यूशन होगा, कुछ मिली सेकंड तक सेकंड का, कुछ मिली सेकंड तक थर्ड का, फिर वापस स्विच करके कहाँ आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे राउंड रॉबिन जैसे होता है ना। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, मैचेज ऐसे होते हैं। हाँ, ये ओएस की आपस में शेड्यूलिंग होती है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है, राउंड रॉबिन होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ये सब शेड्यूलिंग होती है। उन्हीं में से एक शेड्यूलिंग है क्या राउंड रॉबिन। मल्टीटास्किंग कभी भी ट्रू नहीं होगी, यानी एक समय पे एक ही टास्क परफॉर्म होगा, चाहे वो नैनो सेकेंड क्या पिको सेकेंड तक चले, है ना, लेकिन शेड्यूलिंग हो जाएगी। रियल लाइफ में भी जब अक्सर क्या होता है, जब आप कार ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो, तो क्यों नहीं कहा जाता कि फोन यूज मत करो, क्योंकि तब क्या हो जाएगा मल्टीटास्किंग हो जाएगा, और मल्टीटास्किंग कभी भी ट्रू नहीं होता। यानी एक समय में आपका फोकस क्या होगा, या तो कार ड्राइविंग पे रहेगा या तो फोन पे रहेगा, वो चाहे नैनो सेकंड का फर्क होगा बच्चा। तो हमारी रियल लाइफ में मल्टीटास्किंग बहुत होती है, और खासकर स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा होती है ना। अगर 100% फोकस कर जाते तो IITian बन गए होते, मजाक नहीं करते हैं। तो मल्टीटास्किंग की वजह से बहुत नुकसान होता है हमारा। मल्टीटास्किंग जहां पर होना चाहिए वहीं किया जाए, मल्टीटास्किंग का जरूरत ना हो तो मल्टीटास्किंग मत कीजिए। चलता है मेरी बात। मल्टीटास्किंग कभी ऐसे 2 टास्क का नहीं होना चाहिए जिसमें एक टास्क का जो आउटपुट हो सेकंड टास्क के लिए क्या हो इनपुट हो, तो फिर मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे। यानी अगर 2 टास्क हैं, पहले का जो आउटपुट पैदा होगा वो सेकंड का क्या बन रहा है इनपुट, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन अगर साथ साथ होना है तो फिर मल्टीटास्किंग से संभव नहीं होगा, है ना। मल्टीटास्किंग के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग जो भी घर में अगर किचन में जाके कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, लेटे सपोज आप ब्रेड बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, वो एक मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल है। रोटी बनाने में 3 टास्क एक साथ स्टार्ट होता है। आटा गूंथ लेने के बाद कौन सा टास्क, आटे का डो बनाना, उसे बेलना और तवे पे सेकना, तीनों साथ साथ स्टार्ट होता है कि नहीं बच्चा, बोलिए। वो क्या है मल्टी टास्किंग, एग्जैक्टली मल्टी टास्किंग। इसमें कोई और याद रखिएगा एक समय में क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, या तो डो बन रहा होगा, या तो सिकाई हो रही होगी, या तो बेला जा रहा होगा। लेकिन ये प्रोसेस राउंड रॉबिन पे है कि नहीं है, राउंड रॉबिन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्री टाइम होता है। एक डो कंप्लीट होने के बाद हो सकता है, एक तरीका क्या होता है सिंगल टास्किंग में सारे डो बना दिए जाए, सबको बेल दिया जाए, फिर 1 बाय 1 क्या किया जाए सेका जाए, इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर तीनों प्रोसेस क्या करें साथ ही स्टार्ट करते हैं तो आपका फ्री टाइम क्या हो जाएगा यूटिलाइज हो जाएगा। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ व्हाट मल्टी टास्किंग। सीपीयू का जो फ्री टाइम होता है, लेजी टाइम होता है, उसे क्या किया जाता है यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रही है मेरी बातें, बताइए। नहीं तो मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल दिया आपके सामने, इसमें तो कोई वो समझना है मल्टीटास्किंग का मतलब बता रहा हूँ, इससे प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं है, इससे प्रोग्रामिंग से रिलेट मत करिएगा। एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं ना तो रियल लाइफ वाली चीजें भूल जाते हैं, हमको लगता है कोई रॉकेट साइंस यहाँ होगी, एकदम नहीं, रियलिस्टिक है। मल्टीटास्किंग कभी भी ट्रू नहीं होगा। और मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन क्या करता है, मल्टीटास्किंग प्रोग्राम या एप्लीकेशन क्रिएट्स एंड स्टार्ट्स
more than one thread at a time. अगर ऑनलाइन हो जाए तो मैं बता दूंगा ब्रो। क्या सुप्रियो किसको बता रहे हो? अगर ऑनलाइन हो जाए तो मैं बता दूंगा ब्रो। क्या ऑनलाइन हो जाए? कहीं और भेज रहे थे, यहाँ भेज दिया क्या? सुप्रियो, कैन यू हियर मी? कौन सा सॉफ्टवेयर? हिमांशु, चलिए जावा वाला सॉफ्टवेयर। तो मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन क्या करता है बच्चा? एक से ज्यादा थ्रेड क्रिएट करके स्टार्ट करता है। और कैसे? मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पर टास्क वन थ्रेड। पर टास्क वन थ्रेड का मतलब क्या हुआ? हर टास्क के लिए एक थ्रेड। आप अगर हम फेसबुक सर्वर की बात करें तो फेसबुक के जितने ऑनलाइन यूजर होंगे, हर यूजर के लिए वो थ्रेड क्रिएट करके क्या करता है? स्टार्ट करता है और डेडिकेट हो जाता है उस यूजर के लिए वो थ्रेड। इसलिए एक साथ एक से ज्यादा यूजर की प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाती है। फेसबुक का सर्वर एक होगा कि 1 लाख होगा, 1 करोड़ होगा? एक होगा। फेसबुक का सर्वर कितना होगा? एक। और एक साथ कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे? जितने लोग ऑनलाइन है। आप सोचो कैसे पॉसिबल हुआ? ये थ्रेड की वजह से। यानी हर यूजर के लिए वो क्या करता है? एक थ्रेड क्रिएट करके स्टार्ट करता है। इवन आपका जितने भी सर्वर होंगे सब यही करते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, अगर आप होटल में खाना खाने जाएं तो हर कस्टमर के लिए एक वेटर डेडिकेट कर दिया गया। यानी आप एंट्री मारे हैं और आपके लिए क्या आ गया? वेटर आ गया। वेटर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हर वेटर को क्या ट्रीट कर सकते हैं आप? एक थ्रेड की तरह। तो वही चीज यहाँ पर है। मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन क्या करता है? एक से ज्यादा थ्रेड क्रिएट करके स्टार्ट करता है और पर टास्क वन थ्रेड। और याद रखिएगा, जहां भी हम लोग देखेंगे जहां पर एक साथ एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहां पर मल्टी थ्रेडिंग ही होती है। ज्यादातर केसेस में मल्टी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। एक डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को। डेमो के पर्पज से है ये। अभी इसका कोड आपको समझ में तो आएगा क्योंकि जावा का ही कोड लिखूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्लास बनाऊंगा, मेथड ओवरराइड करूंगा, उसके अंदर कमांड लिखूंगा, थ्रेड क्रिएट करूंगा, थ्रेड को क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। कोड समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के लिए मुझे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो जस्ट एक डेमो किसका? मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन बनेगा और उस एप्लीकेशन के बारे में मैंने क्या बोला? क्या करता है? एक से ज्यादा थ्रेड क्रिएट करके स्टार्ट करता है। थ्रेड क्रिएट करेगा और थ्रेड को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। अपने डेमो में मैं क्या करूंगा? एक थ्रेड क्रिएट करूंगा किसी नंबर का टेबल जनरेट करने के लिए और एक साथ दिखाऊंगा आपको 4 नंबर का टेबल जनरेट हो। टेबल जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मल्टीप्लाई होता है पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो आपको यहाँ पर मल्टीटास्किंग दिखाई देगा। अगर एक ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना है तो फिर मल्टीटास्किंग समझ में नहीं आएगा। जैसे रोटी अगर एक बनानी हो तो फिर तो भैया दूसरा डो बनाने की जरूरत नहीं है। पहले डो बनाएंगे, फिर उसे बेलेंगे, फिर सेकेंगे, फिर मल्टीटास्किंग कहाँ है? ज्यादा जब एक से ज्यादा रोटी बननी होगी तब में तो मल्टीटास्किंग नजर आएगा। एक पहले वाले प्रोसेस में मल्टीटास्किंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक रोटी तवे पे गई सेकने के लिए टाइम लगता है, तब तक दूसरी डो क्या कर लिया? तैयार कर लिया। उसको रोटी को पलटा उल्टा थोड़ा धीरे आंच में बनता है, फिर उसका बेल भी लिया। यहाँ पर वही चीज एग्जाम्पल में मैं टेबल जनरेट कराऊंगा। टेबल जनरेट करने में क्या लगता है बच्चा? टाइम।
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता 1 से 10 तक, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको लगेगा कि यस देयर इज मल्टी। देखिए टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, लेकिन एप्लीकेशन कैसा बनेगा? मल्टी टास्किंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एक क्लास बनाऊंगा, क्लास का नाम दे देता हूं टेबल टास्क, क्योंकि टेबल जनरेट करना है, इसलिए क्लास का नाम क्या दे दिया? टेबल टास्क। अब टेबल किसी न किसी नंबर का जनरेट होगा बच्चा, तो एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, दोज वेरिएबल्स आर नोन एज व्हाट। अब इसे वैल्यू भी असाइन करना पड़ेगा, और वैल्यू असाइन करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर का। तो मुझे कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर मैं खुद से डिफाइन ना करके किसकी हेल्प ले रहा हूँ? इक्लिप्स। इक्लिप्स मेरे लिए क्या बना देगा? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और याद रखिएगा जितने भी कंस्ट्रक्टर बनते हैं बच्चा, हर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लाइन मैंडेटरी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन कर देगा? कंपाइलर। और ये लाइन नहीं है बच्चा, एक कमांड है। सुपर नाम का एक मेथड है, वो कॉल हो रहा है। यानी हर क्लास के कंस्ट्रक्टर से ये पहली लाइन आपको, आप नहीं करोगे तो आपके लिए कौन कर देगा? कंपाइलर। किस लिए बच्चा? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और हर क्लास की पेरेंट जावा में होती है, कोई भी क्लास आर्फन नहीं होती। एवरी क्लास हैज अ पेरेंट। और जैसे मेरी क्लास की पेरेंट मैंने किसी को नहीं बनाया, इस क्लास की पेरेंट किसे बना दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लास को। बट मैं इसकी एक पेरेंट बनाऊंगा बच्चा, इसकी पेरेंट मैंने बनाऊंगा थ्रेड क्लास। यानी जावा में हमें क्या दे दी गई है? थ्रेड नाम की एक क्लास। मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक है तो इस नाम की क्लास दी गई है। आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं ये थ्रेड क्लास कौन से पैकेज की क्लास है? क्लास का नाम तो हमने बता दिया जी, कौन बताएगा? देखिए मैं कभी हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, याद रखिएगा। अगर मैं पूछूंगा तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा। मैं 10+20 पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। इसका मतलब हुआ यह हिस्ट्री से आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगर किसी लाइब्रेरी की क्लास को हम यूज कर रहे हैं और इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो वो समझ लो डिफॉल्ट पैकेज की क्लास है। और डिफॉल्ट पैकेज का नाम है java.lang। पिछली क्लास में भी बताया था कौन से पैकेज की क्लास है ये? java.lang। हिस्ट्री नहीं थी इसमें, एकदम याद रखेगा। क्यों? हिस्ट्री पूछूंगा नहीं, मैं कभी नहीं पूछूंगा कि इस क्लास के मेथड बताइए। लॉजिकल था। लॉजिकल क्या था इसमें? मैंने इसे इसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो गारंटी ये क्लास कौन से पैकेज का होगा? डिफॉल्ट पैकेज का। किसी और पैकेज का होता है तो गारंटी था क्या लिखना पड़ता? इंपोर्ट स्टेटमेंट। ऊपर देखिए कहीं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है क्या? ब्लैंक है। यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? अगर आपने क्लास को अपने कोड में यूज किया है और इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इट मींस दैट क्लास बिलोंग्स टू डिफॉल्ट पैकेज एंड द नेम ऑफ द डिफॉल्ट पैकेज इज। नाम में LNG क्यों रखा है? क्योंकि लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज का पैकेज है ये। यानी कंपाइलर जावा लैंग्वेज का क्या है बच्चा? पार्ट। कंपाइलर को मालूम है कि ये क्लास मुझे कहां पहले ढूंढना पड़ेगा? java.lang में, उसे मिल जाएगी। क्लियर? और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में ये दिस क्यों यूज किया है, कोई आइडिया है आप लोगों को? आप बता सकती है? आपका नाम भूल गया बच्चा मैं, आप बता सकती है दिस क्या है? इट होल्ड्स रेफरेंस ऑफ द करंट टॉपिक। यस डेफिनेटली। क्यों? उस रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब थोड़ा आप कहना तो सही चाह रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसको लेमैन, मैं अगर लेमैन हो तो मुझे समझा सके आप। अगर ना भी बनाएंगे तब भी दिस लगेगा, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए कंपाइलर कर देगा। मैंडेटरी बच्चा।
दिस का होना मैंडेटरी है। कुछ जगहों पर जैसे मैं एक अभी एंगुलर सिखा रहा हूँ, उसमें टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज आएगा, वहां प्रोग्रामर को कर दिया गया दिस लगाना। यहाँ पे दिस हमारे लिए ऑप्शनल कर दिया गया। अगर दिस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन कर देगा? कंपाइलर। जैसे अगर हमने इसका नाम एन कर दिया होता, क्या कर दिया होता? एन, तो हम यहाँ क्या लिखते? एन। तब ये दिस हम ना लिखते तब भी काम करेगा। तब इस कोड को कंपाइलर चेंज कर देगा बच्चा। ये कोड बदल के क्या कर दिया जाएगा? कंपाइलर बदल के क्या कर देगा? दिस डॉट नम इक्वल टू नम। दिस का होना मैंडेटरी, हर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। हर इंस्टेंस वेरिएबल को यूज किया जाएगा तो उससे पहले दिस लगाया जाएगा। क्यों? क्वेश्चन ये है, आंसर होगा नम को मेमोरी में आइडेंटिफाई करने। रीजन क्या बताऊं मैं, क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है? क्योंकि नम एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल ही बच्चा प्रोग्रामिंग में एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जिसकी मेमोरी में मल्टीपल कॉपी हो सकती है। दिस इज द ओनली वेरिएबल दैट कैन हैव मल्टीपल कॉपी इन द मेमोरी, अदर वेरिएबल कैन नॉट हैव मल्टीपल कॉपी। तो जब बच्चा एक नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल बन जाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे होगा? आप सोचो ना, आइडेंटिफाई होगा? बताइए, अगर किसी घर में एक बंदा रहता हो, सिर्फ एक बंदा, गारंटी हो कि उस घर में हमेशा क्या रहेगा? एक बंदा रहेगा। अगर उस घर में लेटर भेजा जाए तो केवल लेटर का एड्रेस दिया जाए, लेटर नाम लिखने की, टू लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो दिस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मेमोरी में इंस्टेंस वेरिएबल के साथ एक ऐसी स्पेशलिटी है क्या, मल्टीपल कॉपी हो सकती है। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने वेरिएबल बनेंगे। अब क्वेश्चन होगा, जब नम नाम से 10 वेरिएबल बनेंगे तो ये बताइए ये कोड हमारा एन की वैल्यू को कौन से नम में डालेगा? आंसर होगा दिस में जिस नम का क्या होगा? रेफरेंस होगा। नम का क्या होता है? ऑब्जेक्ट का होता है, और ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इंस्टेंस वेरिएबल का जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे ऑब्जेक्ट में एक ही इंस्टेंस वेरिएबल होगा बच्चा, लेकिन जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने क्या बनेंगे? नम नाम के वेरिएबल। समझ रही बच्चा? कंचन, तो आप बताओ मेरे को, जब नम नाम के उतने वेरिएबल बन जाएंगे तो केवल नाम से वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे क्या? बोलिए बच्ची, एम्बिग्यूटी नहीं आ जाएगी, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तुम्हारा कोई फ्रेंड आया हुआ है, वो बोला कि मैं रूम नंबर 444 में हूँ, आप पहुंच जाओगे? होटल में हजारों होटल होंगे जिसमें रूम नंबर क्या होगा? 444 होगा। होटल भी बताना पड़ेगा। अगर गारंटी हो कि पूरे सिटी में क्या होगा? एक होटल होगा, रूम नंबर से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? होटल का नाम बताने की जरूरत पड़ेगा? नहीं बचेगा। सेम वही चीज। क्लियर? तो दिस डॉट का मतलब समझे आप? तो पर्पस क्या था समझ में आया ना? इस वजह से नहीं कि इसका नाम भी वही है और उसका नाम भी वही है। ये तो एक्चुअली जब दोनों का नाम सेम हो जाता है तो कंपाइलर दिस डॉट नहीं लगाता, हमें लगाना पड़ जाता है। कंपाइलर प्रायोरिटी किसको दे देता है? लोकल। और लोकल कौन इसमें है? ये है। इसीलिए हमें मैन्युअली क्या यूज करना पड़ता है? दिस डॉट। अच्छा, ये जो हमने क्लास एक्सटेंड की है बच्चा, इनहेरिट की है, आगे चल के फ्यूचर में जब भी हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, या तो इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे या क्लास इनहेरिट करेंगे, एक ही पर्पज होता है, उसके मेथड को ओवरराइड करना। आगे चल के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर कहा गया कि आप अपनी क्लास को क्या करें? इंप्लीमेंट करके बनाएं या इनहेरिट करके बनाएं। हमको जावा वालों ने क्या बोला कि आप अगर मल्टी थ्रेडिंग करिएगा, हम आपको एक क्लास दे रहे हैं थ्रेड नाम की, उसको इनहेरिट करके अपना क्लास बनाइएगा। कारण जो मेथड जिससे काम होगा उसे हमें क्या करना होगा? ओवरराइड। तो हम ओवरराइड करने जा रहे हैं। ये रन नाम से मेथड है इस क्लास में। इस क्लास में नहीं है, बल्कि एक और इंटरफेस है, उसका नाम है रनेबल, उस क्लास में है। तो हमने कोड वाइज क्या किया बच्चा? रन मेथड को ओवरराइड कर। पीछे क्या नाम है आपका बच्चे? आरुषि। आप बता सकती हैं मेथड ओवरराइड क्यों किया जाता है? ओवरराइड करना क्या होता है? लेट मी क्लियर। पेरेंट क्लास में जो मेथड बना है वही मेथड क्या किया जाए? चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन कर दिया जाए, यानी रीडिफाइनिंग पेरेंट क्लास मेथड्स इनटू चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड व्हाट? मेथड ओवरराइडिंग। पहले क्लियर कर दूं मैं,
इस नाम का मेथड ऑलरेडी किसमें है, थर्ड क्लास में। अच्छा मेथड होगा तो मेथड का हो सकता है क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी हो। अब थर्ड क्लास जिन्होंने बनाया था, क्या उनको मालूम था कि रेहान अहमद रन मेथड से क्या काम करना चाहते हैं? तो थर्ड क्लास बनाने वाले ने क्या कहा, आप जो काम करना चाहते हैं उसका कोड यहाँ लिख दीजिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन आप दे दीजिए। तो मेथड को ओवरराइड करने का सिर्फ एक पर्पज होता है बच्चा, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बदलना। और आगे चल के फ्यूचर में मेथड मिलेगा विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, तब तो इम्प्लीमेंटेशन हमें देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, और ये क्या था, ऑप्शनल था। तो मेथड को ओवरराइड करने का पर्पस क्लियर है ऋषि क्या, इन ऑर्डर टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ बच्चा, अंदर जो काम करने का, वो टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने क्या किया था, ओवरराइड करके चेंज नहीं किया था। जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड था, वो कॉल होने पर क्या रिटर्न करता था, क्लास का नेम @ ऑब्जेक्ट के हैश कोड का हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो मैंने अपनी माई स्ट्रिंग नाम की एक क्लास बना के उसके अंदर क्या किया था, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया था, किस लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन बदलने के लिए। और ये बच्चा दुनिया का दस्तूर है। रियल लाइफ में भी हम अपने पेरेंट के बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं, यानी तरीके होते हैं जिन्हें बदलते हैं, है ना। मेरा बचपन याद है, जब मैं छोटा सा था और स्कूल में जाता था, हम लोगों का प्राइमरी स्कूल हुआ करता था यूपी में, मतलब गांव में, तो वहां जाते थे तो मैंने देखा था चाइल्ड मतलब मैरिज, बच्चों की, मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादी देखी थी। मैंने अपने आंखों से देखा, सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों की, वो उनका मेथड था उन पेरेंट का। लेकिन आने वाली जनरेशन ने क्या किया, वो मेथड बदला, वो शादी नहीं बदली, शादी आज भी हो रही है, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले बारात आती थी 3-3 दिन तक, पता नहीं क्या क्या होता था उसमें, अलग अलग प्रोसेस चलते थे, आज ये होगा तो आज ये होगा, शादी के बच्चा 3-3 दिन तक शादियां होती रहती थी। आज किसी के पास टाइम नहीं है, वो भी क्या किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन बदला गया है ना। है ना, आप तो फोन करके पूछते हैं कि खाना स्टार्ट हुआ कि नहीं, अगर हो गया होगा तो जाएंगे गाड़ी दिखा के चले जाएंगे, ये सिस्टम हो गया। हो सकता है कुछ दिन बाद ये भी बदल जाए, है ना, वर्चुअल हो जाए, दिखा दो खाने में क्या क्या है, अरे अच्छा नहीं है, नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन बदल रहा है, क्योंकि ये दुनिया का रिक्वायरमेंट है बच्चा, कहते हैं ना कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को क्या करो, चेंज करो, चेंजिंग इट्स फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां उसके हिसाब से चेंज करें। तो ये मेथड ओवरराइड करें। तो ओवरराइड में हम क्या करेंगे, कंफर्म है, हम चाहेंगे कि जो नम, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा टेबल टास्क क्लास का, इसके ऑब्जेक्ट में एक नंबर होगा नम नाम के वेरिएबल में, और उस नंबर का मुझे क्या निकालना है, टेबल। लूप चला लेता हूं, डिफाइन कर रहा हूं लूप। देखिए यहाँ पर मैंने नम को यूज किया, लेकिन किसका इस्तेमाल नहीं किया, क्यों, क्योंकि इस नाम का कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, बट गारंटी है कि कंपाइलर इसे चेंज करके क्या कर देगा, स्टार्ट नाम। अब आप बताइए ना, इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट में नम होगा, तो अब बताइए ये मल्टीप्लाई कौन से नम की वैल्यू को सीटीआर से किया जाएगा, मेमोरी में तो 10 नम हो सकते हैं ना, तो कौन से नम की वैल्यू को सीटीआर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आंसर होगा दिस में जिस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इस नम का रेफरेंस होगा। तो ये कमांड कंपाइलर बदल देगा, और इस कमांड में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर रंजिता, दिस डॉट नम, ये नम नहीं है, नम को मेमोरी में, भाई मेमोरी में नम नाम से क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू को सीटीआर की वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने वालों को मेमोरी में नम मिलना चाहिए ना, आप कहोगे सीटीआर भी तो ढूंढेगा, सीटीआर कैसे ढूंढेगा, वो तो लूप का ही है, तो लोकल है ना, और गारंटी है सीटीआर नाम का कितना वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा। दुई बना के एरर आ जाएगा, देखो सीटीआर नाम का दूसरा बनाओ, एरर आ जाएगा, गारंटी है डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर नम नाम का एक वेरिएबल आप आराम से बना देंगे, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर बस क्या लगा दीजिए, 10 वैल्यू डाल दीजिए।
लेकिन मैं रिजल्ट ऐसे दिखाना चाह रहा था, जैसे नम का वैल्यू अगर 5 हो तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो ये मेरी क्लास बन गई बच्चा। यही मल्टीटास्किंग के लिए बनाई। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रेड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट कौन है? थ्रेड है। तभी मेरा एप्लीकेशन जो बनेगा, ये टास्क परफॉर्म करने वाला कोड लिखा गया है, इसको प्रोग्राम मत मानिएगा, इसको एप्लीकेशन मत मानिएगा। अब मैं बनाने जा रहा हूं क्या? एप्लीकेशन। आई विल डिफाइन अ क्लास नेम्ड ऐप। मैंने ऐप नाम से क्या डिफाइन कर दी बच्चा लोग? एक क्लास। अब यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन ये मल्टीटास्किंग है। इसके पास 3 नंबर है बच्चा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। और ये एप्लीकेशन इन तीनों नंबर की टेबल जनरेट कराना चाहता है एक साथ। मतलब ये इसकी डिमांड क्या है कि ये एप्लीकेशन चाहता है इन तीनों नंबर की टेबल एक साथ जनरेट कर दी जाए, है ना। तब इसके लिए क्या करना होगा? मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग से अचीव होगा। और इसके लिए एप्लीकेशन को क्या करना होगा? हर टास्क के लिए 3 टास्क है ना, 3 टास्क है कि 1 टास्क है? 3 है। कितने टास्क है? यस, सेम टास्क भी टास्क ही कहा जाएगा। तो 3 टास्क है बच्चा। तो तीनों टास्क के लिए 3 क्या बनने चाहिए? थ्रेड। और थ्रेड बनाने के लिए मेरे पास एक क्लास बनी हुई है टेबल टास्क के नाम से। और इसका मैं क्या क्रिएट करूंगा? ऑब्जेक्ट। अब ये एरर आएगा, आप लोगों को बताना है एरर क्यों आ रहा है? हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटराइज। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू पास पैरामीटर। वो पैरामीटर क्या है? वही नंबर जिसका टेबल जनरेट करना है। तो मैंने पहला नंबर इसे पास कर दिया n1। इस तरह से मैंने 3 थ्रेड क्रिएट कर दिए और तीनों को एक एक नंबर दे दिया गया, यानी तीनों के पास नंबर चला गया। अब ये थ्रेड क्रिएट करना हो गया बच्चा। यही कोड है क्या? कोड क्रिएट व्हाट? थ्रेड। यानी थ्रेड के लिए भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब मैं कोड क्या लिखने जा रहा हूँ थ्रेड को क्या करने के लिए? स्टार्ट। क्या बोला था हमने? मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन क्या करता है? क्या लाइन लिखा पढ़िए? मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन क्रिएट्स एंड मोर देन वन थ्रेड। तो देखिए एक से ज्यादा थ्रेड क्रिएट कर दिया। अब तीनों थ्रेड को क्या करेगा? स्टार्ट। इसके लिए थ्रेड क्लास का एक मेथड कॉल होगा स्टार्ट नाम से बच्चा। ये थ्रेड क्लास के अंदर मेथड दिया गया क्या? स्टार्ट। तो तीनों थ्रेड को स्टार्ट करने का कोड दे दिया। अब तीनों थ्रेड अपने अपने नंबर का, जो इनके नंबर दिया गया है, पहले थ्रेड को नंबर मिल रहा है 23, सेकंड थ्रेड को 19, थर्ड थ्रेड को 7। तो ये थ्रेड को स्टार्ट करने का क्या है? कोड है। ये थ्रेड क्रिएट करने का कोड था। रन करा के देखिए, आउटपुट आपको पता चल जाएगा आउटपुट से कि क्या तीनों नंबर की टेबल एक साथ जनरेट हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन साथ साथ चल रहा है तीनों का, इसका मतलब तीनों का टेबल एक साथ जनरेट हो रहा है। दिस इज व्हाट? मल्टीटास्किंग। तीनों का एक साथ टेबल जनरेट हो रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये क्या है? मल्टीटास्किंग। कैसे अचीव हुई? मल्टी थ्रेडिंग से। मल्टी थ्रेडिंग में देखिए आपके सामने है क्या? ये 3 क्या क्रिएट है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, टेबल टास्क जो क्लास है उसकी पेरेंट कौन है? थ्रेड। अगर पेरेंट थ्रेड है तो टाइप भी क्या होगा? थ्रेड होगा। अगर पेरेंट बर्ड है तो चाइल्ड बर्ड ही होगा ना। अगर पेरेंट एनिमल है तो चाइल्ड क्या होगा? एनिमल। अगर पेरेंट थ्रेड है तो चाइल्ड क्या होगा? थ्रेड। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया? एप्लीकेशन ने ये 3 थ्रेड क्रिएट कर दिए और तीनों थ्रेड को क्या कर दिया? स्टार्ट। वही तो मैंने बोला था। क्लियर? ये डेमो था ऑनलाइन, आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा लोग? सर मेरा एक डाउट था। सुप्रियो, कृतिका, हिमांशु, हेलो। गौरव, हाँ जी सर, अंतरा, मेरी आवाज आ रही है? अंकित। हेलो। अंकित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार, एक बार फिर से बोलो। सर समझ आ रहा है। अंकित। हेलो। हिमांशु आप बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकंड पे होल्ड करना। स्पीक वंस अगेन। हेलो, आवाज आ रही है सर? सर समझ आ रहा मेरी आवाज जा रही है ना? है। हाँ सर। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है यार। मेरा सिस्टम तो मैंने सही किया है। ये भी सही है। अरे डाउट है तो पूछो भाई। हिमांशु बोलो क्या डाउट है?
आउटपुट आगे पीछे क्यों आ रहा है? अरे 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं एक साथ, पहला अपना टेबल जनरेट कर रहा है, दूसरा अपना टेबल जनरेट कर रहा है, तीसरा अपना टेबल जनरेट कर रहा है। कुछ लोगों का मल्टीप्लिकेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा, कुछ लोगों का हो सकता है 1 हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मल्टीटास्किंग है कि नहीं है क्या? तुम्हें रिजल्ट 1 बाय 1 देखने का, एक का एक मल्टीप्लिकेशन हो, दूसरे का एक मल्टीप्लिकेशन हो, तीसरे का, इससे क्या लेना देना है? मल्टीटास्किंग तीनों इंडिपेंडेंट है बच्चा, तो जरूरी नहीं है। सीपीयू क्या कर सकता है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देगा, किसी को थोड़ा कम टाइम दे देगा, किसी को हो सकता है कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है, पता चला एक नंबर का टेबल पूरा जनरेट हो गया, फिर दूसरे का जनरेट हो गया, फिर तीसरे का। ऐसा कब, इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि मल्टीटास्किंग नहीं है। फायदा क्या होगा, कंट्रोल क्यों करना चाहेंगे आप? जब हमने पहले ही कह दिया क्या कि एक, अगर ऐसा सिचुएशन है कि एक का आउटपुट दूसरे का क्या हो, इनपुट, तो मल्टीटास्किंग करना नहीं है। तो जब तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो इससे हमको लेना देना क्या? नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में बच्चा रिजल्ट आता है। तो व्हाई डू यू वांट टू कंट्रोल? रिक्वायरमेंट, नीड नहीं है ना बच्चा। यदि एक बार बच्चे ने मल्टीपल इनहेरिटेंस की डिमांड कर दिया मुझसे, कह रहे सर मल्टीपल इनहेरिटेंस जब पाइथन में होता है, C++ में होता है, तो क्यों नहीं जावा में है? मैंने कहा नहीं है जावा में, जावा में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आया है। बोला मेरी डिमांड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने कहा क्या डिमांड है तुम्हारी मल्टीपल इनहेरिटेंस की? रेलिवेंट होना चाहिए। देखिए जब भी आप अपनी डिमांड करें तो रेलिवेंट होना चाहिए। तो उसने कहा सर मेरे पास एक क्लास AA है, उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। मैंने कहा मान लिया। बोला एक क्लास BB है, उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। मैंने कहा मान लिया। मेथड मतलब प्रॉपर्टी। बोला एक CC बनाना चाहता हूँ, उस CC में मैं AA का मेथड भी इनहेरिट करना चाहता हूँ और BB का, ये मेरी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा रेलिवेंट नहीं है, AA BB समझा नहीं रहा कि क्या है, कोई स्पेसिफिक लो ना क्लास। बोला सर आप ले लीजिए। मैंने कहा चलो AA को बर्ड मान लेते हैं। बोला मान लीजिए। बोला, मैंने कहा BB को एनिमल मान लेता हूँ। बोला मान लीजिए। मैंने कहा इसका मतलब एक ऐसा जीव बनाना चाहते हो जिसके पास बर्ड की भी प्रॉपर्टी हो और एनिमल की भी प्रॉपर्टी हो। ऊपर वाले के सिस्टम नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में कैसे आ गया? ऐसी नीड है क्या? मैंने कहा देखो कभी भी, या तो प्रोग्रामिंग हो या रियल लाइफ हो, नीड होनी चाहिए बच्चे। तो अब की बार देखिए, पहले कौन से नंबर का टेबल जनरेट हुआ? 7 का। जबकि पहले कौन सा थ्रेड स्टार्ट हुआ? 23 वाला। अब की बार रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन यह तीनों का एक साथ काम होगा। अब की बार मल्टीप्लिकेशन पहले किसका चला? 19 का, और 7 का देखिए लगातार चल गया यहाँ तक, राइट? मैंने क्या बोला था, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक नंबर का पूरा आ जाए, अगली बार ये रिजल्ट बदल सकता है। सिंपल याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग का सिंपल पर्पज है सीपीयू के फ्री टाइम को क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। और ये भी मैंने बोला था मल्टीटास्किंग हर जगह सुटेबल नहीं हो सकता, जहां जरूरत होगा वही कीजिएगा। ओके बच्चे लोग, तो रिमेंबर मल्टीटास्किंग का जो रिजल्ट आएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज नो वे टू कंट्रोल इट। प्रायोरिटी कम ज्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी गारंटी हमको नहीं दिया गया है। एक सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड है बच्चा, उसमें मेथड में प्रायोरिटी सेट कर दीजिए कि पहले हम चाहते हैं पहले एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हो। फिर क्यों चाहते हैं, जब तीनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। किसी का आउटपुट को किसी दूसरे को क्या करना है, यूज नहीं करना है। अगर यूज करना है तो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते। जैसे आप रेलवे का एग्जांपल ले लीजिए। रेलवे में दो IRCTC से टिकट पर बुकिंग होता है, उसमें दो एक्टिविटी है। एक टिकट चेक करना, टिकट अवेलेबल है कि नहीं, और फिर टिकट बुक करना। टिकट चेक करने वाले में जो प्रोसेस होगा वो मल्टीटास्किंग होगा। एक साथ हजारों लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा, देख लो ट्रेन में कितने टिकट्स हैं। लेकिन बुकिंग वाला मल्टीटास्किंग नहीं होगा। अगर बुकिंग में मल्टीटास्किंग लगा दिया जाएगा तो एक ही टिकट एक से ज्यादा लोगों को क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। वहां मल्टीटास्किंग रोका गया है और रोकना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट है बच्चा जहां पर मल्टीटास्किंग नहीं होगी, बहुत सी नीड ऐसी है जहां पर मल्टीटास्किंग है। और जो बच्चे ने कहा था कि इसने क्वेश्चन पूछा था कि सर मल्टीटास्किंग आउटपुट आगे पीछे आ रहा, आगे पीछे क्यों आ रहा है? मल्टीटास्किंग है, यानी तीनों टेबल का एक साथ क्या हुआ बच्चा, टेबल जनरेट करना शुरू किया गया। जब तीनों नंबर का एक साथ टेबल जनरेट करना शुरू किया, तीनों थ्रेड अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो कुछ थ्रेड का, पहले थ्रेड का कुछ मिली सेकंड तक एग्जीक्यूशन हुआ, उसका एग्जीक्यूशन रोका गया। फिर किसका नंबर आया, सेकंड थ्रेड का। फिर किसका नंबर आया, थर्ड थ्रेड का। फिर से पहले का, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे चल रहा है।
अब किसका एग्जीक्यूशन कितनी देर तक चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा बस। तो इसमें हम कहीं से भी कुछ भी नहीं कर सकते, और कोई हमें नीड भी नहीं है ना, इसका कोई नीड भी नहीं है। अगर नीड होता तो जरूर था कोई तरीका दिया गया होता। क्लियर? अब इसमें थ्रेड क्या होता है, जरा थ्रेड के बारे में लिख लें। अच्छा, जावा की प्रोग्रामिंग में बच्चा जितने थ्रेड होते हैं, इन जावा प्रोग्रामिंग एवरी थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हर थ्रेड के लिए क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। जैसे अभी देखा होगा न्यू से मैंने क्रिएट किया था ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। तो इन जावा प्रोग्रामिंग एवरी थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और हर थ्रेड को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? एक स्मॉल प्रोग्राम। एवरी थ्रेड कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ रन कर रहे हो। यानी ऐसे प्रोग्राम जो एक साथ क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो, रनिंग साइमल्टेनियसली। क्लियर? सब कुछ वही रन मेथड है जो देखा था आपने। उसी रन मेथड को एक सिंपल क्या मान लीजिए? प्रोग्राम। यानी 3 रन मेथड हमारे क्या हुए? एक साथ एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए, राइट? तो रन मेथड ही थ्रेड का क्या होता है? मेथड होता है। एक्चुअली रन मेथड execution of more than one run method starts at a time। एक ही समय में क्या होता है बच्चा? एक से ज्यादा रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना, इस केस में। और वो रन मेथड समझ लीजिए कि यही क्या है? थ्रेड है। यही एक थ्रेड है, प्रोग्राम है। हर मेथड को एक, देखिए सेट ऑफ मेथड्स को क्या कहा जाता है बच्चा? प्रोग्राम कहा जाता है। तो रन मेथड को हम क्या मान सकते हैं? प्रोग्राम। और आपने देखा होगा मेरे तीनों ही रन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या हो गया? साथ साथ स्टार्ट हो गया। अगर रन मेथड के अंदर एक सिंपल मैं मैसेज डाल दूं, उस मैसेज से समझ में आ जाएगा कि क्या तीनों रन मेथड का एग्जीक्यूशन साथ साथ स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर एक मैसेज डाल दीजिए। अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देखिएगा ऊपर सबसे टॉप में क्या लिख के आया? पहले टेबल जनरेट नहीं हुआ, पहले तीनों का रन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तब जाके टेबल, उसी के अंदर तो टेबल जनरेट करने का कोड लिखा गया है। अगर ये सिंगल टास्किंग होता ना बच्चा, तो पहले एक रन मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता, फिर दूसरे, और दिखा देता हूँ, देखिए इसको सिंगल टास्किंग कहेंगे। अगर मैं यहाँ स्टार्ट की जगह कौन सा मेथड कॉल कर दूं? डायरेक्ट रन मेथड। मैंने डायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल कर दिया? रन मेथड। तब ये मल्टीटास्किंग नहीं कही जाएगी, तब ये मल्टी थ्रेडिंग है। थ्रेड क्रिएट हुआ है बट थ्रेड स्टार्ट, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग की शर्त क्या है? थ्रेड क्रिएट करके थ्रेड को क्या करें, और स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड कॉल करना था। अब ये मल्टीटास्किंग नहीं होगी। तो पहले एक रन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? पूरा। फिर दूसरे रन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या होगा? पूरा। फिर तीसरे का होगा। 1 बाय 1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर पहले रन मेथड के एग्जीक्यूशन में 10 घंटे लगेंगे, तो दूसरे रन मेथड का एग्जीक्यूशन कितनी देर बाद स्टार्ट होगा? 10 घंटे बाद। गॉट इट?
तो एक साथ एक से ज्यादा रन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसी रन मेथड को हम क्या ट्रीट कर लें, थ्रेड थ्रेड मान लें। हर रन मेथड को एक क्या मानिएगा, थ्रेड को एक प्रोग्राम मानिए। यानी ये रन मेथड हमें क्या करना होगा अपने प्रोग्राम में, ओवर राइट करना पड़ेगा। ये हमारा डिफॉल्ट पैकेज है बच्चा, पैकेज का नाम है java.lang। इसी के अंदर हमारी थ्रेड क्लास भी है, उसी के अंदर एक रनेबल नाम का क्या है, इंटरफेस, उसी का ये मेथड है कौन, रन। तो रन मेथड थ्रेड क्लास का मेथड नहीं है, रनेबल इंटरफेस का मेथड। और इस रनेबल इंटरफेस के रन मेथड को थ्रेड क्लास ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है। लेकिन हमें भी इस मेथड को क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। बट वी विल हैव टू ओवरराइड मेथड इन अ क्लास। और इस ओवरराइड करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर टास्क परफॉर्म करने वाला कोड लिखेंगे, है ना, राइट, कोड टू परफॉर्म टास्क इन दिस मेथड। अब बताइए, अब रन मेथड को हम कैसे ओवरराइड कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, चूंकि उसी का मेथड है। दूसरा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थ्रेड क्लास के पास आ चुका है कौन सा मेथड, रन मेथड। कहां से, रनेबल इंटरफेस से। तो वी कैन ओवरराइड रन मेथड by following two ways। पहला, by implementing runnable interface। second, by inheriting thread class। अच्छा, दोनों बच्चा कौन से पैकेज में है, डिफॉल्ट पैकेज में। मतलब रनेबल इंटरफेस भी हमारा डिफॉल्ट पैकेज में है और थ्रेड क्लास भी हमारा डिफॉल्ट पैकेज। मैंने जो डेमो दिया था उसमें मैंने सेकंड वाला यूज किया था, कौन सा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके रन मेथड क्या किया था, ओवरराइड। देखा होगा एक्सटेंड लिखा था ना थ्रेड, मैंने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके नहीं किया था। अच्छा, यही बोलते हैं इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, थ्रेड कितने तरीके से बना सकते हैं। आंसर होगा दो तरीके से, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके और थ्रेड क्लास को। इंटरव्यू को बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट थ्रेड। आंसर होगा टू वेज। पहला क्या है, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सेकंड क्या है, क्योंकि मेन तो रन मेथड वही तो थ्रेड बोला गया है, और रन मेथड को ही क्या करना आपको, ओवरराइड कहते हैं थ्रेड क्रिएट करना। तो पहले हम क्या देखने जा रहे हैं बच्चा, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। और लेट मी क्लियर, टुमारो, कल आई स्टार्ट एडवांस जावा बैक्स, 1 घंटा कोर जावा और चलेगा मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद सेकंड हाफ में मैं एडवांस जावा का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। और बहुत 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 यूजफुल वही होगा आपके लिए। यानी अगर आप एक्चुअल जावा डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो जो एडवांस के टॉपिक, कोर तो बेस है बच्चा, कोर के बिना तो आप एडवांस कर नहीं पाओगे। तो कोर आपका बेस है, कोर में बेस में बहुत घबराइएगा मत, केवल ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर देंगे। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या, मतलब मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, मेथड ओवर
लोडिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर इतना आपको जानकारी है, लूप तो सब बना लेते हैं आज के जमाने में, लूप को नहीं चला लेता है। और लूप को पैटर्न वाला लूप ना, कितना खतरनाक लूप बनाना पड़ेगा आपको। अब तो फ्रेमवर्क यूज होता है बच्चा। फ्रेमवर्क का मतलब समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग को बहुत इजी कर देता है। कोई मुझसे पूछता है फ्रेमवर्क का एपीआई में, सर आजकल एपीआई लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है बच्चा, एक एपीआई होता है और एक फ्रेमवर्क। जावा आजकल फ्रेमवर्क पे डील कर रहा है, सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में किए जाते हैं, एपीआई का बहुत कम यूज होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा डिफरेंस बता दो, तो मैंने कहा आटे और गेहूं में जो डिफरेंस है। अगर आप गेहूं को एपीआई मानिएगा तो आटा क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क। रोटी बनाना है, आपके पास गेहूं है और एक ऑप्शन है गेहूं। अगर गेहूं मिलेगा तो पुराने जमाने में जो गांव में होता था, आटा की चक्की होती थी हाथ से चलाने वाली, बताओगा? मैं तो देखा हूँ पत्थरों से, मैंने चलाया है, बचपना मुझे याद है। उसमें ऐसे मुट्ठी से गेहूं डालते थे, फिर उसको पत्थर को घुमाया जाता था, एक के ऊपर दूसरा पत्थर होता था, बीच में एक वो बनी होती थी, होल बना होता था, फिर वो आटा नीचे गिरता था जमीन पे, तो उसे साफ ऑफ कर किया जाता था पूरा, गोबर गोबर वगैरह से लिपाई पुताई होती थी। बड़ा अच्छा सिस्टम था। धान कूटने के लिए भी हाथ वाली मशीन होती थी, हाथों से किया जाता था। तो अगर आपके पास गेहूं है और आटा है, रोटी बनानी है, तो फास्ट किस में होगा, आटे में होगा। आटा फ्रेमवर्क है और गेहूं क्या है आपका, एपीआई है ना। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ मैगी का, है ना। बहुत से मैंने देखा दुकानों पे पकौड़े वाले होते हैं ना, 50% रेडीमेड तैयार रखते हैं। आप जाओगे तेल में डालेंगे, गर्म करके आपको थोड़ा सा क्रंची बना के दे देते हैं। वो भी क्या है, जो उन्होंने रेडीमेड करके रखा हुआ है, वो भी क्या है, फ्रेमवर्क है। अगर उसने क्या किया, ब्रेड आपके सामने काटा, फिर उसके अंदर स्टफिंग किया, फिर उसके बाद उसमें क्या नाम मिक्स किया, उसमें जो भी मिसाल मिक्स करना होता है, फिर करेगा तो एपीआई है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो फ्रेमवर्क आपका काम बहुत आसान कर देता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और जावा में खाली ऊप्स अच्छा तैयार कर लीजिएगा, आपका जावा अच्छा माना जाएगा। एंटी थ्रेडिंग वगैरह नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। स्ट्रिंग के मेथड बड़े यूजफुल होंगे आगे चल के जब एप्लीकेशन डेवलप करेगा। बिजनेस लॉजिक आपको लिखनी ही पड़ेगी बच्चा, चाहे फ्रेमवर्क यूज करो चाहे फ्रेमवर्क यूज। बिजनेस लॉजिक एक ऐसी होती है, उसी का आपको पैसा मिलता है इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं। बिजनेस लॉजिक जानती हो, जो सॉर्टिंग वाला हमने मेथड बनाया था, वो क्या था, उस कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा थोड़ा है बच्चा, टाइम ज्यादा लगा क्योंकि हमारी क्लास सैटरडे संडे चलती है, सिर्फ 2 दिन चलती है। बहुत बड़ा थोड़ा था, क्या था ऑब्जेक्ट बनाने में, इंस्टेंस वेरिएबल। रोज तो मैं बताता हूँ कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये दिस है, इतना तो समझ में आ ही जाता है। चलिए ये वाला तरीका कैसे होगा, पब्लिक क्लास टास्क, फिर यहाँ पर इंप्लीमेंट्स। अच्छा, रनेबल इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट होगा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट पैकेज का इंटरफेस। कौन सा मेथड ओवरराइड कर देंगे, रन। और इसके अंदर क्या लिख दीजिएगा, कोड टू परफॉर्म टास्क। पहला तरीका हो गया बच्चा, कौन सा, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हेड क्लास को एक्सटेंड करके बाई इनहेरिटिंग फ्रॉम विच क्लास, हेड क्लास। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा क्या, हेड। रन मेथड यहाँ भी ओवरराइड करेंगे, यहाँ पर रन मेथड ओवरराइड करना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर मैंडेटरी अक्सर पूछा जाता है, सर बच्चे पूछते हैं सर दोनों में बेटर कौन है, बेटर वोटर नहीं, कोई बेटर नहीं, दोनों का सेम प्रायोरिटी। रिस्क इसमें ज्यादा है, कैसे, अगर आपने रन मेथड का आर कैपिटल कर दिया कोई एरर नहीं आएगा, बट आपका हेड में रन मेथड ओवरराइड नहीं होगा। बट इसमें क्या होगा, कंपाइलर चेक करेगा, क्योंकि ये मेथड इंटरफेस का मेथड है और इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी होता है। इसमें कंपाइलर चेक करेगा, इसमें कंपाइलर चेक, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा फिर क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि अगर मान लो इंटरफेस में 5 मेथड हो बच्चा, तो इस केस में पांचों मेथड ओवरराइड करना पड़ता है, और इस केस में हम केवल वही मेथड ओवरराइड करते हैं जिसकी हमको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। यही 2 तरीका है बच्चा, क्या, हेड क्रिएट करने का। पहला बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, सेकंड
बाय इनहेरिटिंग थ्रेड क्लास। कंफर्म है ना? रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। दोनों को मैं एक दिखा देता हूं एग्जांपल से, डोंट वरी। ये एक डेमो ले लेते हैं। पहला जो मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा दिखाने जा रहा हूं? रनेबल इंटरफेस वाला, जिसको मैंने कहा था जो दो तरीका है हमारे पास। इसमें व्हाट आई डू, आई विल क्रिएट अ क्लास, क्लास का नाम रख दिया टास्क। ऐसे ही कोई ऐसा कुछ मल्टीटास्किंग दिखाऊंगा नहीं, तो तरीका कैसे होगा ये आपको, यानी जब आप मल्टीटास्किंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें दोनों में से जो आपको बेटर लगेगा, जो समझ में आए कर लीजिए। मेरी आदत है थ्रेड वाली। ये कैसे कर रहा हूं मैं? रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। देखिए एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है? क्योंकि रन मेथड ओवरराइड करना मैंडेटरी है। कर्सर यहाँ ले जाइए, इक्लिप्स बताता है, और हम कह देंगे भैया तू ओवरराइड कर दे, इसने रन मेथड ओवरराइड कर दिया। आप चाहे तो खुद ही लिख दो, मैंने अभी नोटपैड पे खुद ही लिखा था। इसके अंदर क्या लिख दीजिए, जो भी टास्क परफॉर्म करने का कोड, टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया बच्चा। अब क्वेश्चन होगा कैसे रन एप्लीकेशन कैसे बनेगा? ये तो खाली अभी क्या बना है, थ्रेड। अब हम एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन थोड़ा सा इसमें दिक्कत करेगा आपको, कैसे दिखाता। मैं यहाँ क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नेम रख दिया मैंने क्या, ऐप। अब इस ऐप में जाके आपको क्या करना होगा, पहले तो थ्रेड क्रिएट करना होगा। यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करना होगा, थ्रेड को क्या करना होगा, स्टार्ट। और थ्रेड के लिए थ्रेड नाम की क्लास दी गई है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब की बार थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, टास्क नहीं, क्योंकि टास्क क्लास इज नॉट अ थ्रेड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ थ्रेड क्लास। उसका रन मेथड जरूर है, लेकिन वो थ्रेड नहीं बोली जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, अब ये कोड किसके लिए है, कोड टू क्रिएट थ्रेड। और फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोड टू स्टार्ट व्हाट, थ्रेड। के लिए थ्रेड क्लास का मेथड कॉल करेंगे, स्टार्ट। और जब ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो इंटरनली रन मेथड कॉल कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चा, कौन सा रन मेथड कॉल होगा? आंसर होगा थ्रेड का अपना कॉल हो जाएगा, हमारा वाला रन थोड़े कॉल होगा। हमारे वाले रन की कहीं से इसको जानकारी है क्या? नहीं है। अभी कौन सा रन कॉल हो जाएगा बच्चा, थ्रेड का अपना, और उसका रन मेथड कोई भी आउटपुट पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके लिए थ्रेड क्लास बनाने वालों ने हमसे क्या कहा, आप अगर अपना वाला रन मेथड कॉल कराना चाहते हैं तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दीजिएगा, टास्क क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने पास कर दिया। अब इसके रन मेथड को कॉल किया जाएगा बच्चा। देखिए वो मैसेज आ गया ना, कोड टू परफॉर्म टास्क। इसका मतलब हुआ कि अगर रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके आप थ्रेड बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, थ्रेड क्लास का। और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना पड़ेगा आपको, इसके कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा टास्क परफॉर्म करने वाली क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यानी अगर मैं ये वाला कोड आपको समझाऊं, कौन सा, ये वाला जो मल्टीटास्किंग डेमो लिया था, याद है ये वाला। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग डेमो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रनेबल वाला यूज कर रहा हूँ। आइए, अगर इस वाली एक्सरसाइज को हमें करना है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, इम्प्लीमेंट्स व्हाट, रनेबल। कोड में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए आप ये कोड एक बार देख लें। अब की बार हम थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कर दिया हमने, अच्छा सारा कोड रन मेथड ओवरराइड कर दिया, रन मेथड के अंदर कोड लिख दिया। अब ऐप में जाइए, अब की बार ऑब्जेक्ट टेबल टास्क का बनेगा जरूर, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको देना पड़ेगा, थ्रेड का। तो याद रखिएगा, अब ये कोड यहां हट जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे, थ्रेड का कितना ऑब्जेक्ट, 3,
और इसको कुछ टास्क 1 कर दीजिए। इसको क्या बोल दीजिए, टास्क 1। इसको बोल देते हैं टास्क 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, टास्क 3। 3 टास्क हो गए ना। और ये कौन परफॉर्म करेगा, थ्रेड। तो अब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर न्यू ऑफ व्हाट, थ्रेड। और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास करिए, टास्क। अगर इसे पहले नंबर का टेबल जनरेट कराना है तो टास्क 1 और इसमें टास्क 2 और तीसरे थ्रेड में टास्क 3। मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पाया क्या, रन मेथड ओवरराइड हुआ, इसकी गारंटी है। और थ्रेड में रन मेथड ओवरराइड होना गारंटी नहीं है। और ये थ्रेड हमने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है ना। इसका मतलब रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके अगर क्लास बनाएंगे रंजीता, तो आपको मल्टीटास्किंग के लिए थ्रेड कौन सा बनेगा, थ्रेड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना पड़ेगा, टास्क परफॉर्म करने वाली क्लास के ऑब्जेक्ट का। क्योंकि 3 अलग अलग टास्क थे सेम नंबर के, तो 3 हमने टास्क के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3। पहले थ्रेड को पहला टास्क बता दिया, दूसरे थ्रेड को दूसरा टास्क दे दिया। कंस्ट्रक्टर में आप देखिएगा तीनों का टेबल जनरेट होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर यही हम किस में करें, थ्रेड क्लास से। ये तो मेरा एग्जांपल किसका है, थ्रेड वाला ही तो है। थ्रेड वाले में एडवांटेज क्या मिल रहा है बच्चा, ये वाला थ्रेड वाला है। थ्रेड में एडवांटेज क्या मिल रहा है, जो टास्क परफॉर्म करने वाली क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट थ्रेड भी होगा। तो क्योंकि उसकी पेरेंट क्या है, थ्रेड है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 बनाया। देखिए इस वाले में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कैसे बना टास्क, एक्सटेंड क्या किया गया, थ्रेड। अब यहीं पर एक मिस्टेक हमसे हो सकती है, क्या, अगर हम गलती से रन की स्पेलिंग गलत कर देंगे ना, तो ये रन नहीं आएगा। हमको लगेगा कि हमने रन मेथड क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड इज नॉट एन इंटरफेस कि मेथड ओवरराइड करना मैंडेटरी हो जाए। और अगर यही गलती हम कहाँ करते, रनेबल वाले में, तब एरर आ जाता। देखिए सेम मिस्टेक आई एम डूइंग इन दिस क्लास। एरर आ गया, ऊपर देखिए टेबल टास्क पे क्या आ रहा है, एरर। ये इंडिकेट कर रहा है कंपाइलर कि आपने रन मेथड ओवरराइड, यानी हम पकड़ लेंगे कि रन मेथड ओवरराइड नहीं किया गया और इसमें नहीं पकड़ा गया। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा, अब इसका प्रॉब्लम ये होगा, बच्चा कहाँ गया मेरा, ये वाला कोड, थ्रेड वाला। अब इसका प्रॉब्लम ये होगा कि जो ये यहाँ पर सबको एक एडवांटेज क्या मिल रहा है, टास्क परफॉर्म करने वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है वही हमारा क्या होगा बच्चा, थ्रेड भी होगा। क्यों, क्यों रंजीता, क्योंकि बच्चा इस क्लास का पेरेंट कौन है, थ्रेड है। अगर पेरेंट थ्रेड है तो चाइल्ड को भी क्या बोला जाएगा, थ्रेड। दोनों काम हो गया, यानी एक तीर से 2 शिकार हो गया। यानी 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़े, वहां 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़े। लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ, देखिए काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने रन मेथड ओवरराइड किया ही नहीं। रन मेथड ओवरराइड नहीं हुआ तो किसका रन मेथड कॉल हो जाएगा, थ्रेड का अपना कॉल हो जाएगा। टास्क नहीं परफॉर्म हुआ ना, तो रिस्क है कि नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, रिस्क। ह्यूमन मिस्टेक की वजह से रिस्क। इसका मतलब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके अगर आप थ्रेड बनाएंगे, एक रिस्क का क्या हो सकता है, हम गलती से रन मेथड ओवरराइड ना करें। अब गलती हो सकती है, मैंने बोला ना हम लोग ह्यूमन है बच्चा, ह्यूमन मिस्टेक इज देयर इन प्रोग्रामिंग। उसी के लिए इंटरफेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर है। तो दोनों तरीका हमने बता दिया। ये रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बना था, और अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनेगा तो कैसे बनेगा, वो तो हम उसमें दिखाई चुके हैं एग्जाम्पल में। ये बस यहाँ क्या आ जाएगा, इंप्लीमेंट्स की जगह एक्सटेंड थ्रेड। एंड व्हाट नेक्स्ट, ऐप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनेगा आपकी बार, इसका नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, टास्क का। क्योंकि टास्क ही हमारा क्या है, थ्रेड भी है। ऐसे इसकी पेरेंट क्या है, थ्रेड। अब रन करा के देखिए आपका काम होगा। ऑल हुआ कि नहीं हुआ। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोडिंग आगे फ्यूचर में करनी नहीं है तो कोडिंग को इतना फोकस मत करिएगा, पर जानकारी रखिए।
अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है लाइफ साइकिल बताइए थ्रेड की, लाइफ साइकिल लिखवा देता हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ, हर थ्रेड की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल क्या होती है? जैसे बच्चा हमारी लाइफ साइकिल है, हमारी डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी होते ना, मैं अक्सर 3 चीजें मानता हूँ हमारे लाइफ साइकिल में। वैसे 4-5 हो सकता है, लेकिन 3 मैंने क्या, हिंदी में अगर बोलूं तो जन्म, कर्म और मृत्यु। अगर हिंदी में बात करूं, क्या क्या? जन्म, कर्म और मृत्यु, वही यहाँ भी है। यानी थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसका बर्थ होगा, थ्रेड जो काम करेगा वो उसका कर्म होगा। थ्रेड कभी न कभी तो बच्चा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, वो उसकी मृत्यु हो जाए। इसकी लाइफ साइकिल में 3, हमारी लाइफ साइकिल में, सबकी लाइफ साइकिल में मेन 3 फेजेज होते हैं, इसमें भी मेन 3 फेज है, लेकिन 2 और फेज जोड़ दिए गए, उसको भी मैं पर्पज बताऊंगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ एवरी हेड इज मैनेज्ड बाय हेड यूजर। अच्छा, थ्रेड शेड्यूलर हमारे जेवीएम का पार्ट रहता है। जेवीएम के ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे जेवीएम का एक कंपोनेंट होता है क्लास लोडर, जो हर क्लास को मेमोरी में क्या करता है, लोड करता है। एक होता है बाइट कोड वेरीफायर, जो क्लास में बाइट कोड होता है उसे वेरीफाई करता है। एक होता है एग्जीक्यूशन इंजन, जो हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से एक कंपोनेंट होता है क्या, थ्रेड शेड्यूलर। ये थ्रेड की लाइफ साइकिल मैनेज, और ये थ्रेड शेड्यूलर और जेवीएम टोटली डिपेंड करते हैं ओएस पर, यानी ओएस के ही अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो ये जो थ्रेड शेड्यूलर है ये टोटली किस पे डिपेंड है, ओएस शेड्यूलर पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर है उस पर डिपेंड है, राइट। ये कुछ मैं चीजें मेंशन कर रहा हूँ लाइफ साइकिल के फेजेस। न्यू थ्रेड, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड। न्यू थ्रेड को मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा है, बॉर्न स्टेट। रनिंग को, रनेबल को क्या लिखा, रेडी स्टेट, रेडी फॉर वर्क, यानी काम करने के लिए तैयार है। और रनिंग का मतलब है वर्किंग। और इस वाले स्टेट में एक बार में क्या होगा, एक थ्रेड होगा, ओनली वन थ्रेड will be in this phase at a time। एक समय में एक थ्रेड होगा। और रनेबल में क्या होगा, एक बार में एक से थ्रेड, एक से ज्यादा थ्रेड होगा, है ना, मोर देन वन थ्रेड। कैन बी, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा हो, एट इन दिस फेज एट अ टाइम। और ये कब होगा, ये थ्रेड इस फेज में कब पहुंचता है बच्चा, जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है।
thread enters into phase when start method is called. जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया ना हमारे प्रोग्राम में, थ्रेड पहले क्या हुआ, थ्रेड क्रिएट हुआ, ये तो न्यू थ्रेड स्टेट हो जाएगा, क्रिएटिंग थ्रेड, ये क्या हो जाएगा, न्यू स्टेट। ऑब्जेक्ट बनना होता है ना, ऑब्जेक्ट न्यू हो जाएगा। और उसके बाद जब स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, रनेबल। रनेबल का मतलब होता है कि जो प्रोसेसर है जो उसके लाइन लगा के खड़े हो जाए, यानी जब अपनी बारी का क्या करना, वेट करना, तो वो रनेबल हो जाएगा बच्चा। रन एबल यानी हम रन मेथड को रन कराने के लायक में आ गए, और जब तक स्टार्ट मेथड नहीं कॉल होगा तब तक रनेबल नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा रनिंग में एक बार में क्या होगा, एक ही थ्रेड होगा, और इसी समय रन मेथड का क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूशन। और नॉन रनेबल का मतलब होता है कि रनेबल रनिंग में से क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूशन को रोका जाएगा, पॉज किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, तो वो कहां जाएगा, नॉन रनेबल। और एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या, नॉन रनेबल में। और ये थ्रेड कब इस पेज में इंटर करता बच्चा, जब उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया जाता बाय द शेड्यूलर। सस्पेंड का मतलब नहीं वो टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट अलग होता है, सस्पेंड अलग होता है। सस्पेंड मतलब आगे बहाल भी हो जाएगा, पता ना, नौकरी लोगों की या तो सस्पेंड होते हैं या तो टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट का मतलब नौकरी गई, सस्पेंड का मतलब हुआ कि भैया आप बताइए क्या कारण था, आप अपना रीजन दीजिए क्यों गलती की आपने, अगर सही से आपने दे दिया तो आपको बहाल कर दिया जाएगा। या सस्पेंड होता है कि 2 महीने के लिए क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, तो थोड़े टाइम के लिए। ये आपकी क्लास है कोई, अच्छा वहां पर, अच्छा 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 समझ गया, ठीक है। तो नॉन रनेबल वाला क्या हुआ बच्चा, डेफिनेटली मोर देन वन थ्रेड कैन बी इन दिस फेज एट अ टाइम। और थ्रेड कब इसमें एंटर करता है, जब हमारे थ्रेड के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर, वो तो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड शुड बी सस्पेंडेड, दिस इज डन बाय शेड्यूलर। और टर्मिनेटेड स्टेट की अगर हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, टर्मिनेटेड, जब टास्क कंप्लीट हो जाए, यानी उसका जब काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। रन मेथड का एग्जीक्यूशन जब ओवर होगा, देन एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड इज कंप्लीटेड। तो थ्रेड क्या करता है, डेड कर दिया जाता है। और डेड का मतलब होता है बच्चा टर्मिनेट। अब तो डेड शब्द इस्तेमाल होता है, क्या होता है, टर्मिनेट। पहले डेड के लिए मेथड भी दिया गया था, स्टॉप नाम से मेथड दिया गया था। आप उसे कॉल करके किसी भी थ्रेड का चाहे टास्क पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, आप उससे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट। बट अब उसको डेप्रिकेट कर दिया गया मेथड। डेप्रिकेट का मतलब हुआ वो तो किसी को लाइफ पूरा होने से पहले आपने गोली मार दी है ना, जो कि एक जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है, तो वो यहाँ पर जावा में भी हटा दिया गया। स्टॉप मेथड है, हम कॉल करेंगे लेकिन अब उसको डेप्रिकेट यानी हटाने की तैयारी की जा रही है। हम तो जावा 8 का वर्जन यूज कर रहे हैं और जावा का 19 वर्जन चल रहा है, तो आगे के वर्जन में हटा भी दिया गया। यानी आपको थ्रेड का एग्जीक्यूशन पूरा करना ही पड़ेगा। यही होता है ना, हम टास्क मैनेजर से जाके जो करते हैं ना किसी एप्लीकेशन को, इसका मतलब उसकी थ्रेड को क्या करते हैं, किल करते हैं। और किल करना क्या है, पाप है। वही चीज यहाँ पर बता। So this is the life cycle of thread. So every thread has 5 phases in the life cycle, and the life cycle is managed by thread scheduler. So first phase is what, new thread. और new thread में कब पहुंचेगा, when object of the thread class is created. Enable में कब thread enter करेगा बच्चा, when start method is called. ठीक है। रनिंग में तो आप कुछ नहीं कर सकते। रनिंग में which thread will be sent into running phase, this will be decided by thread scheduler. अगर 3 थ्रेड रनेबल में है
तो उन तीनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगा? फर्स्ट कम फर्स्ट को, बट गारंटी प्रायोरिटी। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो पहले हो उसी का पहले, कोई वीवीआईपी आ गया उसे पहले मिल जाएगा नंबर, है ना। देखिए मैंने 3 थ्रेड स्टार्ट किए थे, ज्यादातर केस में पहला थ्रेड पहले नहीं सेकंड थ्रेड का नंबर आया, बट यह ज्यादातर केसेस में क्या होगा, प्रायोरिटी हमारे जो थ्रेड पहले स्टार्ट होगा उसको मिलेगा। ओके, लाइफ साइकिल इज क्लियर। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ये टॉपिक नॉलेज के लिए है, प्रोग्रामिंग वाइज अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी सर्वर, सर्वर बने बनाए होते हैं, और आप आगे चल के फ्यूचर में जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो उन एप्लीकेशन में मल्टी थ्रेडिंग का कोई ऐसा रोल आएगा नहीं, क्योंकि आजकल ये सब चीजें रेडीमेड आ चुकी, बट जानकारी होना चाहिए तभी तो आप यूज कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड क्या होता है, रनेबल इंटरफेस क्या होता है, रन मेथड क्या होता है, मेथड की थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होता है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। थ्रेड क्लास बच्चा में लाइब्रेरी की क्लास है, एंड इट हैज एन नंबर ऑफ मेथड्स। उन्हीं मेथड्स में से एक बहुत पॉपुलर मेथड है दिस इज द मेथड। इसमें मेथड में अगर आप देखेंगे, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज वॉइड, इट मींस you are going to call this method, and remember this method will not return any value to you। आप इस मेथड को कॉल करेंगे और ये मेथड आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड स्टैटिक होने का मतलब क्या हुआ, आपको मेथड कॉल करना है तो क्लास के नाम से कॉल करेंगे। इफ द मेथड इज स्टैटिक देन यूज क्लास नेम टू कॉल द मेथड। इफ मेथड इज नॉन स्टैटिक, अगर ये स्टैटिक नहीं होता हमें कॉल करने के लिए क्या देना पड़ता, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। पैरामीटर क्या पास करेंगे, नाम है स्लीप, और स्लीप मेथड किस लिए होता है, रनिंग थ्रेड के एग्जीक्यूशन में पॉज लाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, बहुत यूजफुल मेथड। आज देखिए टाइम देना है मिली सेकेंड, टाइम जो दीजिएगा लॉन्ग टाइप का होगा बट किसमें होगा, मिली सेकेंड। यानी जो आप टाइम पास करिएगा, अगर 1 पास करिएगा तो 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। अगर आपको 1 आवर पास करना है तो पता है 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 1 आवर। मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई हमारा कंप्यूटर कर लेगा। अच्छा ये जो आगे प्रोटोटाइप में थ्रोज लिखा हुआ है, यह क्या इंडिकेट करता है, अच्छा थ्रोज का पूरा नाम मैं भूल गया लिखना, ये इंडिकेट करता है ट्राई और कैच, चेक्ड एक्सेप्शन। किसी भी मेथड के सिग्नेचर में अगर क्या है, थ्रोज है, इट मींस मेथड बनाने वाला आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसने बनाया है भैया हमारा ये मेथड ये एक्सेप्शन क्रिएट करके थ्रो कर सकता है, तो रिमेंबर ट्राई और कैच का इस्तेमाल करना होगा इन ऑर्डर टू कॉल दिस मेथड। और ये आगे चल के बहुत इसका रोल आएगा, बहुत रोल आएगा। देखिए जैसे मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाए हैं, इसमें स्लीप मेथड का रोल बताता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन में जो अगर फोटो खींचना होता है तो आपने कहा कि मैं वहां पर फोटो रख दो, 10 सेकंड बाद क्लिक बटन अपने आप क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, तो आप टाइमर सेट करते हैं, राइट। तो टाइमर सेट करने के लिए अंदर वो स्लीप मेथड का सहारा लिया जाता है थ्रेड का। तो मेरे इस एप्लीकेशन में बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन है, आप इसमें देखिएगा, एक मेरा सुडोको का या एक मेरा नंबर, यहाँ पर देखें नंबर, एक मेमोरी का मैंने बनाया था प्रोग्राम, जबरदस्त है, चेस वाला भी है, लूडो है, मेमोरी। मेमोरी में इसमें क्या है कि टाइमर एक लगा रखा है मैंने। टाइमर क्या है, आपको यहाँ पर इमेजेस का पेयर है बच्चा, 4 इमेजेस का क्या है पेयर, यानी इस बटन पे कोई इमेज होगा और इनमें से किसी एक बटन पे उसका मैचिंग इमेज होगा, वो आपको मैच कराना है। मैच कराने पे 20 पॉइंट मिलेगा और नहीं मैच करेगा -6। लेकिन ये मैचिंग आपको कितने सेकंड में पूरा करनी है, 15। अब देखिएगा जैसे मैं करूंगा ये टाइमर डिक्रीज होने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वो 14 हो गया, मैच नहीं किया। बस याद क्या रखना इसमें, ये वाली इमेज मेरे ख्याल से इससे नहीं, इससे मैच कर रही है। इसमें ये भी है कि देखना पड़ेगा कि कहां पर गड़बड़ होगा, वो तो खैर मैं मैच कराना नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं टाइमर का रोल दिखा रहा हूँ आपको। नहीं हुआ, देखिए ट्राई अगेन आ गया। तो टाइमर का बहुत जरूरत पड़ता है आगे चलते। जैसे एग्जाम का कोई पेपर वाला मैं तुम लोगों को दिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, उसमें टाइमर लगाया है, यानी वन क्वेश्चन के लिए मैंने ½ मिनट अलोकेट किया है। यानी अगर टोटल 15 क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट में फिनिश करना होगा। 7.5 मिनट ओवर होते ही चाहे क्वेश्चन बचा हो या ना बचा हो, सारे बटन फ्रीज हो जाएंगे, सिर्फ एक बटन काम करेगा एंड टेस्ट का, और बटन जो नेक्स्ट प्रीवियस है और मार्क करने वाला है वो सब क्या करके जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा।
तो इन सब में क्या यूज होता है बच्चा? मल्टी थ्रेडिंग यूज होती है, थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और कौन से मेथड से ये रोका जाता है? स्लीप मेथड फॉलो किया जाता है। विच मेथड आई एम टॉकिंग अबाउट? स्लीप मेथड, बहुत वेरी यूजफुल मेथड। तो जितना भी टाइमर वगैरह लगाया जाता है स्लीप मेथड का। आजकल आईपीएल मैच स्टार्ट होते हैं ना, 10 सेकंड पहले मैच के एक काउंटडाउन चलता है। यस, मल्टी थ्रेडिंग, बात अलग अलग एक्चुअली डिपेंड होगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। जावा में स्लीप मेथड है, हो सकता है उन्होंने किसी और नाम से मेथड बनाया होगा, बट टाइमर के लिए यही मेथड है। और मल्टी थ्रेडिंग के बिना पास भी नहीं होगा। तो दिस इज द जावा ने स्लीप मेथड दिया है एंड दिस इज द स्टैटिक मेथड। तो स्लीप मेथड का एक डेमो देख लीजिए आप। मैं अपनी एक क्लास डिफाइन कर रहा हूं। द नेम ऑफ द क्लास इज व्हाट? नंबर थ्रेड। अब क्वेश्चन होगा कि रन मेथड ओवरराइड करने के दो तरीके हैं, तो मैं पहला वाला लूंगा। कौन सा? सेकंड वाला थ्रेड। ये थोड़ा मुझे इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट से काम चल जाता है, और इसमें तो मुझे मालूम है कि रन मेथड का प्रोटोटाइप क्या है। लूप से समझ में आ रहा होगा कि मैं काउंट डाउन वाला प्रोग्राम बनाऊंगा आगे चल के। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा 10 से लेकर 1 तक कितना डिस्प्ले करना, नंबर शो करना, 10 to 1। यानी जब ये मेरा रन मेथड कॉल होगा तो व्हाट दिस मेथड विल डू? दिस मेथड विल जनरेट अ नंबर फ्रॉम 10 to 1 एंड डिस्प्ले 1 by 1, बट नॉट 1 second आफ्टर, इमीडिएटली। क्योंकि कंप्यूटर का पता ना स्पीड कितना फास्ट होता है, पता आप लोगों को? अगर आपका सीपीयू जो है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज का है, मतलब है क्या इसका हुआ? अगर सीपीयू का जो वो दिया हुआ स्पीड 4.4 गीगाहर्ट्ज, व्हाट डज इट मीन? अक्सर होता है ना मेरा सीपीयू जो है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज का है, इसका मतलब क्या होता है? गीगाहर्ट्ज जानते हैं आप लोग? हर्ट्ज जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इसका मतलब सीपीयू बच्चा अंदर साइकिल पैदा करता है, साइकिल रोटेट करता है। 4.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 4.4 इंटू 10 टू पावर 9 साइकिल जनरेट करता है सीपीयू। क्लॉक साइकिल कहते हैं उसको। तो अगर सीपीयू क्या है बच्चा? हेलो, 4.4 गीगाहर्ट्ज है, व्हाट डज इट मीन? एक सेकंड में कितने साइकिल जनरेट करता है सीपीयू? 4.4 इंटू 10 टू पावर 9। सोच लो आप। और एक साइकिल में आराम से एक कमांड का एग्जीक्यूशन हो जाता है। उसमें भी तो अब पाइप लाइनिंग आ गई है और फास्ट कर दिया गया है। अब आप सोचिए स्पीड कितनी है सीपीयू की। तो आपको क्या लगता है ये जो नंबर हमारा डिस्प्ले होगा वो 1 by 1 होगा, छप जाएगा? मतलब यूजर को नहीं पता चलेगा कि ये नंबर क्या हुआ, एक कुछ मिली सेकेंड पे प्रिंट हुआ होगा, लेकिन इतना फास्ट हुआ होगा कि हमको देखने में क्या लगेगा, एक साथ। तो आइए इसको रन करा के देखते हैं, एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं। लेट मी क्रिएट दैट एप्लीकेशन। दिस इज माय क्लास है। तो थ्रेड क्रिएट कर लें। दोनों काम एक साथ कर दे रहा हूं बच्चा, थ्रेड क्रिएट करने का और थ्रेड को स्टार्ट करने का। अननेसेसरी रेफरेंस स्टोर करने का जरूरत नहीं है। देखिए मैंने इसे रन कराया, ये कोड क्या करेगा पता ही ना आपको? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ऑब्जेक्ट ही क्या हमारा थ्रेड है। और हमने मल्टीटास्किंग के लिए क्या कहा था? थ्रेड क्रिएट करना और थ्रेड को क्या करना, स्टार्ट करना। फिर ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। और लेफ्ट साइड वाला कोड क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा, सबको मालूम है। तो वो रेफरेंस किसको मिल जाएगा? स्टार्ट मेथड को। स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा, और स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो डेफिनेटली हमारा थ्रेड क्या होगा? सिंगल थ्रेड है, तो इमीडिएटली क्या मिल जाएगा इसको? सीपीयू का साइकिल मिल जाएगा। इसका मतलब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और आपका रिजल्ट देखिएगा एक साथ 10 to 1 आ जाएगा। क्या एक एक सेकंड बाद आ रहा है? नहीं। अगर आपको एक एक सेकंड बाद चाहिए, जैसा काउंट डाउन में होता है, देन इन दिस केस आपको क्या करना होगा? आफ्टर डिस्प्लेइंग फर्स्ट नंबर, आपके थ्रेड के एग्जीक्यूशन को क्या करना होगा? रोकना पड़ेगा। उसके लिए थ्रेड क्लास का कौन सा मेथड कॉल करिएगा? स्लीप। इसमें एक सेकंड पास कर दीजिए, और 1 सेकंड में 1000 क्या होते हैं? मिली सेकंड।
और ये मेथड वैल्यू हमसे किस में लेगा, मिली सेकेंड में। और ट्राई का फिर क्या यूज कर लीजिए, कैच। और कैच में कौन सी एक्सेप्शन थी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और यहाँ पर एक्सेप्शन का मैसेज दे दीजिए। ये तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में, क्लियर। अब आप रन कराएं, आपकी बार क्या होगा, यू विल गेट आउटपुट आफ्टर 1 सेकेंड। दिख रहा है आपको, एक सेकंड का टाइमर लग गया। हो क्या रहा है कोड वाइज, अगर मैं समझाऊं इसको, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बच्चा। जब ये रन मेथड चूंकि सिंगल थ्रेड है तो बताइए ना, अकेले यही काम करेगा, अकेले यही काम करेगा तो शेड्यूलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो डायरेक्ट जब ये रन करेगा बच्चा, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, पहला नंबर डिस्प्ले करेगा, उसके बाद 1 सेकंड का हमने क्या मांग लिया, स्लीप। मतलब हमारे थ्रेड के एग्जीक्यूशन को 1 सेकंड के लिए रोक दिया जाएगा। जब 1 सेकंड ये पूरा होगा, फिर क्या होगा, नम में 1 का डिक्रीमेंट करके नम का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा, 9। फिर 9 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और 9 डिस्प्ले कब हुआ, आफ्टर 1 सेकंड। उसके बाद फिर बच्चा 8 फिर 1 सेकंड का पॉज लगेगा। लूप के अंदर लिख दिया ना मैंने, है ना। अब लूप के बाहर चाहे तो आप एक मैसेज दे दीजिए, जो आता है अक्सर, लेट्स प्ले। ठीक है, अब आप रन कराइए इसे। अच्छा, इसका मैंने जीयूआई बना रखा है बच्चा, आपको दिखाता हूं, देखिए जीयूआई, इसमें साउंड भी रखा है, तो आप साउंड भी इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड कैसे आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, कहीं देखिए काउंट डाउन का बना होगा, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही लॉजिक है, बस फर्क क्या है, यूआई। यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस। मेरा जो पुराना प्रोग्राम था उसमें यूजर इंटरफेस क्या था, सीयूआई था, और ये क्या है, जीयूआई। बस इतना फर्क है, थ्रेड नहीं चेंज होगा, थ्रेड का कोड विल रिमेन सेम। यानी अगर मैं थ्रेड का अभी करके दिखाता हूँ आपको ये कोड, तो थ्रेड का कोड सेम रहेगा। क्या, रन मेथड, रन मेथड के अंदर वही 10 से 1 तक का क्या होगा, लूप होगा। हाँ, वो टास्क होगा बच्चा, एक टेक्स्ट भी दिखाना है, और मेरे पास 10 इमेज उसकी फाइल है साउंड की, उन फाइल को भी क्या करना है, प्ले करना है। और जो प्ले वाली फाइल है ना, उसके अंदर ऑलरेडी मल्टीटास्किंग, यानी उसका अपना खुद का थ्रेड, यानी 2 पैरेलल में थ्रेड चल रहे होंगे। कौन सा थ्रेड, एक थ्रेड है जो मेरा टेक्स्ट को चेंज करेगा, और एक थ्रेड है जो मेरे साउंड वाली फाइल को चेंज करेगा। अभी तो साउंड वाली फाइल के लिए मुझे समझाना पड़ेगा कैसे होगा, बट टेक्स्ट वाला करके दिखा देता हूँ। यूआई बनाना पड़ेगा मुझे, यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस। बट यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दें, इस कोड को एक बार समझ लें कि इसमें मैंने कौन सा क्या कोड मेन लिखा है। सी हियर दिस वन, यहां से यहां तक। ट्राई और कैच का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, एरर आ जाएगा। वो तो बताया था मैंने क्या, ये मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मेथड क्या करेगा, स्लीप मेथड। एरर नहीं है, मेथड के कॉल करने में मैंने कोई गलती नहीं की है। मिस्टेक क्या है, जिन्होंने ये मेथड बनाया था उन्होंने बताया था कि मेरा ये मेथड कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट करके थ्रो कर सकता है, इंटरप्टेड। आपको पता है ये चेक्ड एक्सेप्शन है, और चेक्ड एक्सेप्शन के लिए क्या मैंडेटरी है, ट्राई और कैच लगाना, एंड दिस विल बी चेक्ड बाय कंपाइलर। अगर आप देखेंगे कर्सर यहाँ रखेंगे तो कंपाइलर का क्या मैसेज आ रहा है, अनहैंडल्ड व्हाट एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो दैट्स व्हाई मैंने ये कहां लिखा था, ट्राई के अंदर, और जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ट्राई ब्लॉक यू विल हैव टू राइट कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक में आप अपना एक्सेप्शन का, बड़ा सिंपल है, देखिएगा, है ना। अब अगर मान लो बच्चा फोटो क्लिक करना, और फोटो क्लिक का मुझे बटन का प्रेस करना हो 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड का टाइमर लगा के क्लिक वाला क्या कर लीजिए, मेथड कॉल कर लीजिए। देखिए कैसे, क्लास का नाम दे देता हूँ कैमरा टाइमर, ठीक है। ये मेरी क्लास है बच्चा, और ये रन मेथड, ठीक। और एक मेरे पास और क्लास है, वन मोर क्लास, क्लास का नाम है कैमरा।
ये कैमरा क्लास है और इसके अंदर एक मेथड बना दिया। मेथड नेम इज व्हाट, टेक फोटो। ठीक है, इसका काम क्या होगा, फोटो कैप्चर करना। ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली फोटो कैप्चर करेगा, राइट। मैंने मैसेज क्या दे दिया, फोटो कैप्चर। अब मैं चाहता हूं मेरा मेथड क्या हो, ये 10 सेकेंड का टाइमर अगर लगा है, और टाइमर चाहे तो आप सेट कर सकते हैं, टाइमर चाहे तो आप सेट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए, प्राइवेट इंट टाइम, फिर कंस्ट्रक्टर बना दिए। किसका कंस्ट्रक्टर, कैमरा टाइमर का। टाइम नाम से क्या बना दिया, इंस्टेंस वेरिएबल स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब ये टाइम मैं क्या करूंगा बच्चा, इसके अंदर डालूंगा। अगर टाइम में क्या आ रहा है, टाइम में 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 सेकंड बाद फोटो क्लिक होना चाहिए। तो लूप कहां से स्टार्ट किया, देखिए टाइम से। टाइम में जो वैल्यू आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद फिर यहाँ मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम के पास क्या होगा, कैमरा के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। कैमरा का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, कैमरा इज इक्वल टू न्यू ऑफ व्हाट, कैमरा। ये कैमरा का ऑब्जेक्ट बना बच्चा। और यहां पर मैं कैमरा का कौन सा मेथड कॉल कर दूंगा लूप के बाहर, वही क्लिक वाला, टेक फोटो। कैमरा डॉट व्हाट, टेक फोटो। क्लियर है, अभी कोड को एकदम समझा दूंगा। अभी मेरा बनेगा था एप्लीकेशन में एरर क्यों है भाई, अच्छा इसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या पास करना पड़ेगा, टाइम। अगर हमने 10 पास कर दिया, 3 पास कर देते हैं या 5 पास कर देते हैं, तो फोटो कितनी देर बाद क्लिक होगा, 5 सेकंड बाद। यानी अच्छा टाइमर की वैल्यू भी दिखा सकते हैं आप, मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये देखिए लेकिन वैल्यू देखा जीवाई नहीं है मेरे पास है ना, तो वैल्यू ऐसे आएगी, टेक्स्ट में आएगी, नीचे ऐसे आएगी, तब नीचे मैसेज आएगा। हम चाहते तो वैल्यू ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल कर दें, प्रिंट, यहाँ पर क्या लगा दें, कॉमा। चलिए रन करा के देखिए, ऐप में 5 सेकंड का टाइम सेट किया, तो 5 तक टाइमर चलेगा, 5 4 3 2 1। इसके बाद फोटो कैप्चर। अगर टाइमर में यहाँ क्या सेट कर दिया बच्चा, 10, तो टाइमर कितनी देर बाद, कितनी देर तक चलेगा, 10 सेकंड तक। ये सब प्रोग्रामिंग एबिलिटी है, जावा का कोड है। आपको मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ गई। फोटो कैप्चर आया कि नहीं मैसेज, वो फोटो कैमरा वाला मेथड, यानी बटन क्लिक हो गया, समझ लीजिए। यही है मल्टीटास्किंग। सिलिक मेथड सबसे यूजफुल मेथड। और सिलिक मेथड में जो भी टाइम पास करिएगा, किसमें पास करिएगा, मिली सेकेंड। एक एक सेकंड के लिए लगाना था, टाइमर यहाँ से हम सेट कर रहे हैं, वही घड़ी में जो टाइमर लगा देते हैं। तो अलार्म वाला जो वो होगा बच्चा, फंक्शन होगा, कब कॉल होता होगा, जो आपने टाइम सेट किया होगा। तो अलार्म वाला फंक्शन कितनी देर बाद कॉल होता होगा। काउंट डाउन का यूआई बना देता हूँ। यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस बनाऊंगा, आपकी बार मैं जीयूआई बना, न्यू ईयर क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम भी क्या रखता हूँ, काउंट डाउन। इट शुड हैव मेन मेथड आल्सो, इसके अंदर मेन मेथड बना दिया। और यहाँ पर मैं यूआई बनाने के लिए क्या यूज करूंगा, जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट स्टार। जे फ्रेम का एक क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट पार्ट ए फ्रेम। इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दीजिए काउंट, ये टाइटल हो जाएगा। फिर अपनी क्लास का क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी, कंस्ट्रक्टर।
इसमें फ्रेम का साइज सेट करने के लिए फ्रेम का कौन सा मेथड कॉल कर दीजिए, सेट साइज, और साइज में डायमेंशन पास कर दीजिए 300 बाई 3 एक्स वाई विड्थ और हाइट, सॉरी रिसाइजेबल प्रॉपर्टी क्या कर दीजिए फॉल्स। लोकेशन कहां सेट कर दीजिए, सेंटर ओएस का स्क्रीन का, और इसके अंदर कांस्टेंट पास कर दीजिए जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन, सेट विजिबल मेथड कॉल करके क्या पास कर दीजिए तो ये सिर्फ यूआई बना, इसके अंदर कोई बटन वटन नहीं है, मतलब बटन करे सॉरी वो लेबल नहीं है। ये हमारी काउंटडाउन क्लास का क्या क्रिएट करा दिया, ऑब्जेक्ट, एक फ्रेम आपके सामने आ जाएगा बच्चा, फ्रेम विदाउट एनी टेक्स्ट, और इसी में मैं नंबर दिखाऊंगा, ठीक है। फ्रेम बनाना तो आपको सिखा चुका हूँ, व्हाट आई डू हियर, आई विल ऐड अ लेबल, लेबल में ही टेक्स्ट आता है, LA इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए लेबल, और इसका इनिशियल टेक्स्ट क्या डाल दीजिए इसमें 10, यानी जो स्टार्टिंग में ये शो करेगा क्या शो करेगा 10 शो करेगा, ये इसका इनिशियल टेक्स्ट हो जाएगा बच्चा। फिर हम यहाँ पर फ्रेम क्लास का लेआउट सेट करते हैं, सेट लेआउट, लेआउट मेथड में इसके अंदर पास करेंगे फ्लो लेआउट, लेआउट मैनेजर होता है फ्लो लेआउट भी, और इसके अंदर हम इसके कंस्ट्रक्टर में हम कुछ एक कांस्टेंट पास करेंगे सेंटर का, फिर हम इसका हॉरिजॉन्टल गैप दे देंगे और यहाँ से वर्टिकल गैप। इससे क्या होगा, जब हम फ्रेम में लेबल को ऐड करेंगे बच्चा, तो लेबल ऑलमोस्ट हमारे फ्रेम के कहाँ आएगा, एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं आएगा, लेकिन अभी फॉन्ट बड़ा करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। इसका फॉन्ट चेंज करने जा रहा हूँ, तो लेबल का फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करूंगा, सेट फॉन्ट, न्यू ऑफ फॉन्ट, इसके कंस्ट्रक्टर में फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहाँ पर फॉन्ट का फैमिली दे दिया मैंने एलिफेंट, फॉन्ट का स्टाइल दे दिया फॉन्ट डॉट प्लेन, फॉन्ट का साइज दे दिया 30। अब देखिए थोड़ा सा हमारा बड़ा दिखेगा टेक्स्ट, यस यस यू में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया बच्चा, लेबल का फॉन्ट, ये यूआई बना रहा था मैं, यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस, और ये यूआई हमारा क्या है, जीयूआई है, जीयूआई बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आइए कमाल किसका आएगा, मल्टी थ्रेडिंग। देखिए मैं क्या करूंगा बच्चा, वो जो मैंने कोड यहाँ लिखा था ना, कहां पर नंबर कहाँ गया मेरा, स्लीप डेमो था ना, ये वाला कोड, यही वाला कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिएगा, हाँ पूरा का पूरा कोड कॉपी करूंगा, और कॉपी करके क्या करूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ये नंबर थ्रेड मेरी आ गई, इसको पब्लिक मत बनाइएगा, ये लोकल इसी के लिए बना रहे ना, तो इसको प्राइवेट बना दीजिएगा, एक्शन थ्रेड रहेगा, और रन मेथड को ओवरराइड किया, इसके अंदर स्लीप मेथड को कोड लिखा है, और यहाँ पर ये वाला कोड क्या लिखा है बच्चा, नम की वैल्यू डिस्प्ले कराने का, डिस्प्ले नहीं कराना है, लेबल में डालना है, किसमें पहले डॉट कौन सा मेथड कॉल किया, सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट चूंकि नम को इंटीजर में, इंटीजर है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग क्लास का मेथड कॉल कर दिया क्या, वैल्यू ऑफ, तो दिस इज द मेथड, व्हिच मेथड आई एम कॉलिंग हियर, वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ में क्या पास कर दिया, नाम। और बस यहां से आप क्या करिए, यहाँ पर लेबल को ऐड करने के बाद अपना थ्रेड क्रिएट करिए, ये थ्रेड क्रिएट कर दिया, और थ्रेड को क्या कर दीजिए स्टार्ट। देखिए आपका थ्रेड काम करेगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थ्रेड तो वही कोड कॉपी पेस्ट किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या किया मैंने यहाँ से हटाया, उसकी जगह क्या लिख दिया, देखिए लेबल में ये नंबर क्या करना, मैं सेट करना बच्चा, लेकिन नंबर तो इंटीजर है, और लेबल को वैल्यू कैसा चाहिए स्ट्रिंग, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड कॉल किया है वैल्यू ऑफ। रंजिता आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सेम थ्रेड है, नेस्टेड क्लास बना दिया मैंने इसकी, और आप चाहें तो यहाँ पर जब ये हो जाए तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की जगह क्या लिख दीजिए, LA डॉट सेट टेक्स्ट, तो अब ये मैसेज कहाँ आएगा, लेबल में आएगा, है ना, यानी अब ये जब वन के 1 सेकेंड बाद क्या आएगा, लेट्स प्ले का मैसेज आएगा, आया। अच्छा एक चीज हम और चाहते हैं,
इसको मुझे नहीं लगता कि समझ में ना आवे आपको। मेन मल्टी थ्रेडिंग वाला है, यूआई वाला नहीं। मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड बाद, लेट्स प्ले के 2 सेकंड बाद स्क्रीन अपने आप बंद हो जाए। व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज, लेट्स प्ले के 2 सेकंड बाद स्क्रीन को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूं। ये लेट्स प्ले है, अब 2 सेकंड का टाइमर फिर मुझे लगाना पड़ेगा। तो ट्राइब के अंदर थ्रेड डॉट क्या, स्लीप कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। इसके बाद कैच, कैच में आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई मैसेज दिखाने का, ब्रेस केवल ओपन कर लीजिए, क्लोज। अच्छा बच्चा, जेवीएम को मैं बंद कराऊंगा। जेवीएम बंद कर तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन। तो जेवीएम क्लोज करने के लिए सिस्टम क्लास का एक एग्जिट नाम का मेथड कॉल करूंगा मैं। मेथड का नाम क्या है, ये दिया गया सिस्टम क्लास के अंदर एग्जिट नाम का मेथड है, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक नंबर 0। ये नंबर दिया गया, एक नंबर पास कर दीजिएगा। अभी मैं समझाता हूँ, देखिए ये वाला कोड क्या करेगा बच्चा, लूप यहां से यहां तक, लेबल के टेक्स्ट को हर 1 सेकंड बाद क्या करेगा, चेंज। पहली बार 10 रहेगा, 10 के बाद 9 करेगा, 9 के बाद 8 करेगा, 8 के बाद 7 तक 1 तक जाएगा, 1 के बाद ये वाला कोड क्या करेगा, इसके बाद 2 सेकंड का क्या लग जाएगा, पॉज। ये 20 सेकंड कर दिया मैंने, सॉरी, 2 सेकंड का पॉज लग जाएगा। 2 सेकंड बाद ये वाला कोड क्या करेगा, ये वाला कोड टर्मिनेट जेवीएम, जेवीएम को बंद कर देगा। और जेवीएम का मतलब बच्चा हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर वही है जी। अब आप रन करा दे, देखिए देखिए यही प्रॉब्लम होती है जब आप क्लास चलती क्लास में एंटर मारेंगे, डिस्टर्बेंस होता है। क्लियर है, कोड समझ में आया आप लोगों को। ये कैसे मैंने टर्मिनेट किया है, ये टर्मिनेट करने के लिए थ्रेड का कॉन्सेप्ट समझे आप, क्या क्या हुआ पता समझिए। पूरा थ्रेड का कोड है, उसके वही कॉपी पेस्ट है। पिछली बार मैसेज कहाँ आ रहा था, सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट, आपकी बार कैसे आ रहा है, आपकी बार हमारा लेबल में आ रहा है। और जेवीएम को कैसे मैंने टर्मिनेट किया है, वो सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेथड कॉल किया एग्जिट। देखो जावा में सिस्टम नाम की क्लास इसीलिए दी गई बच्चा, किस लिए, सिस्टम से इंटरेक्ट करने। और हमारे जेवीएम को कौन स्टार्ट करता है, ओएस। और सिस्टम, कंप्यूटर में सिस्टम किसे बोला जाता है, ओएस को बोला जाता है। का फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके जेवीएम को स्टार्ट कौन करेगा, ओएस करेगा बच्चा, ओएस ही तो टर्मिनेट करेगा। तो सिस्टम से रिलेटेड जितना भी मेथड कॉल करिएगा, समझ लीजिए ओएस के लिए, जो हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये कहां प्रिंट करता है, कंसोल पर। और कंसोल का तो सीएमडी पर, और सीएमडी किसका पार्ट है, ओएस का। और जो आप सिस्टम डॉट इन लेते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, वो इनपुट कहां से आता है, कीबोर्ड से। और कीबोर्ड किसका पार्ट है, ओएस का। ठीक, चलिए इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में ओवर करता हूँ बच्चा लोग, थोड़ा पहले ओवर कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली चल रहा है फास्ट, तो लगातार बोलना है मुझे। 10-5 मिनट का गैप ले लूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा। तो सी यू टुमारो। कल ये कोड मैं भेज दूंगा आप लोगों को ऑनलाइन, बच्चा लोग इसको देख लीजिएगा। कल इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कल ही एडवांस जावा स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू।